अपना जो नया चैप्टर है छठवां अध्याय, 5वें अध्याय में हमने विद्युत चुम्बक के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे आप चुम्बक को पढ़ रहे थे। चुम्बक में आपने देखा चुम्बक की परिभाषा और चुम्बक के गुण, किस प्रकार से चुम्बक अपनी विशेषताओं को प्रकट कर रहा था। उसके बाद हमने देखा था चुम्बकीय क्षेत्र में तीव्रता का व्यंजक, अक्षीय निरक्षीय स्थिति की स्थिति और समरूप चुम्बकीय क्षेत्र में बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक। बलयुग्म के आघूर्ण के व्यंजक के साथ आपने पढ़ा समरूप चुम्बकीय क्षेत्र में दंड चुम्बक को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य और उसके साथ उसको उसकी मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा देखी। साथ में आपने देखा समरूप चुम्बकीय क्षेत्र, समरूप चुम्बकीय क्षेत्र की आपने देखी विशेषताएं। उसके बाद हम देख रहे थे जो आपका समरूप चुम्बकीय क्षेत्र था उसी से हमारे क्वेश्चन और बन रहे थे। उसके बाद हमने परिनालिका पढ़ी। परिनालिका यानी उसकी दंड चुम्बक के साथ समानताएं और असमानताएं, किस प्रकार से वो समान और असमान गुणों को प्रदर्शित करता है। इसके पश्चात आपने कुछ वहाँ पे सवाल लिखे थे। अब हम देखेंगे नया चैप्टर जिसका आपका नाम क्या हो जाता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। नया चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण हो जाएगा। और जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता है इसमें हमें दो प्रकार की क्रियाएं पढ़ने के लिए मिलेंगी, यानी दो प्रकार की घटनाएं होती हैं। एक तो स्वप्रेरण की घटना होती है और एक होती है अन्योन्य प्रेरण की घटना। तो सबसे पहले अपना जो आज का जो टॉपिक रहेगा इसमें आप पढ़ेंगे स्वप्रेरण की क्रिया। स्वप्रेरण किसे कहते हैं? स्वप्रेरण की परिभाषा देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक कुंडली लेंगे। जब किसी कुंडली में क्या की जाती है, बहने वाली धारा, माने एक क्या हो जाएगी, हमारी कुंडली हो जाएगी और इस कुंडली में क्या प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पे हमारी स्वप्रेरण की परिभाषा बनेगी जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में, यानी इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है इस धारा के मान में हम क्या कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे। धारा के मान में क्या कर दिया जाएगा, परिवर्तन। तो जब किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है उस धारा के मान में क्या कर दिया जाता है, परिवर्तन कर दिया जाता है। तो उस कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, जो कुंडली होती है, कुंडली से कौन सी रेखाएं गुजरती हैं, बल रेखाएं गुजरती हैं। कौन सी रेखाएं गुजरती हैं, बल रेखाएं। तो जो बल रेखाएं गुजरती हैं, इन बल रेखाओं की जो संख्या होती है धारा के मान में परिवर्तन करने से जो कुंडली होती है, कुंडली से होकर गुजरने वाली जो बल रेखाएं होती हैं, इन बल रेखाओं की संख्या में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। बल रेखाओं की संख्या में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन। यानी जो बल रेखाएं हैं वो या तो कम हो जाएंगी या फिर कैसी हो जाएंगी, अधिक हो जाएंगी। तो बल रेखाओं की संख्या में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। माने जैसे ही बल रेखा में परिवर्तन होगा तो जो अपनी कुंडली है जिसमें हम क्या कर रहे थे, धारा के मान में परिवर्तन कर रहे थे, उस कुंडली का जो विद्युत वाहक बल होगा, क्या होगा, विद्युत वाहक बल। माने कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न होना, इस कारण इसके लिए एक शब्द का उपयोग किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेरित कहते हैं। यानी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल या फिर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होने की जो घटना होती है उस घटना को ही हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण की घटना कहते हैं। तो स्वप्रेरण की परिभाषा हमारी क्या हो जाएगी, एक हमारी कुंडली रहेगी, कुंडली में क्या प्रवाहित हो रही होगी, धारा, और हम उस कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में क्या कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे। तो जैसे ही हम कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं, तो उस कुंडली से संबंध जो आपका चुंबकीय फ्लक्स होता है या फिर कुंडली की जो बल रेखाएं होती हैं उन बल रेखाओं की संख्या में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और जैसे ही बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो जो अपनी कुंडली है, कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, या तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा या फिर प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। ये हो जाएगी हमारी स्वप्रेरण की परिभाषा। इसके बाद हमारी यहाँ पे एक और नई परिभाषा बनती है जिसको हम क्या कहेंगे, स्वप्रेरकत्व कहते हैं।
क्या कहते हैं, स्वप्रेरकत्व। या तो हम स्वप्रेरकत्व कहेंगे या फिर इसी स्वप्रेरकत्व का एक और दूसरा नाम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, स्वप्रेरण गुणांक भी कह सकते हैं। यानी इसके दो नाम होते हैं, दोनों में से आपसे कोई सा भी नाम पूछा जा सकता है। या तो आप इसको याद करके रखेंगे स्वप्रेरकत्व के नाम से, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, प्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहा जाता है। अब हमें देखना है स्वप्रेरकत्व या फिर स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पे हमारी परिभाषा बनेगी, किसी कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स, माने कुंडली, इसमें पूरे चैप्टर में हमें कुंडलियों की आवश्यकता पड़ती है। या तो कुंडली होगी या फिर क्या होगी, परिनालिका होगी। तो जो आपका स्वप्रेरण होता है, स्वप्रेरकत्व गुणांक होता है या प्रेरण गुणांक होता है, तो यहाँ पे आपका बनेगा, किसी कुंडली के संबंध चुंबकीय फ्लक्स, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के मान के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, चुंबकीय फ्लक्स को हम किससे प्रेषित कहते हैं, फाई से प्रेषित कहते हैं। किससे प्रेषित करेंगे, फाई से। उसमें प्रवाहित होने वाली धारा को आप किससे प्रेषित कहते हैं, आई से प्रेषित कहते हैं। कुंडली में प्रवाहित, माने जो चुंबकीय फ्लक्स का जो मान होता है, कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फाई समानुपाती क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब जब भी हम क्या करते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो किसी ना किसी नियतांक का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो समानुपाती का चिन्ह जैसे ही आप हटाते हैं तो किसी ना किसी नियतांक का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल एल नियतांक के रूप में आ जाएगा और बाकी का हमारा क्या रहेगा, आई का आई रहेगा। फाई बराबर क्या निकल आएगा आपका, एल आई। या फिर हम अब एल का मान निकाल लेंगे, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एल का मान निकाल लेंगे तो आई का क्या हो जाएगा, पक्षांतर। तो यहाँ पे इंटू में यहाँ पे कैसा पहुँच जाएगा, बटे में पहुँच जाएगा। तो एल बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे फाई बटे आई। ये आपके दो स्टेप बनते हैं। नीचे आप लिखेंगे, जहाँ एल बराबर क्या हो जाएगा, एक नियतांक हो जाएगा, जिसे क्या कहा जाता है, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व गुणांक कहा जाता है। इसके बाद यदि आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे हमारी कैपिटल जो एल है, इसकी परिभाषा भी यहाँ पे आपकी बन जाएगी। तो जो हमारा फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे आप लिखेंगे फाई बराबर एल आई, फाई बराबर एल आई। अब यहाँ पे आप देखेंगे परिभाषा, तो इसमें हम रखेंगे आई यानी धारा का मान 1 एम्पियर रख देंगे। आई यानी क्या हो गई, अपनी धारा, और धारा का मान हमने कितना रख दिया, 1 एम्पियर। जब भी परिभाषाएं बनती हैं, पूरी फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, जब भी परिभाषाएं बनाई जाती हैं तो जो संकेत होते हैं उनके मान को 1 लिया जाता है। तो जैसे यहाँ पे हम आई यानी जो हमारी कुंडली में बहने वाली जो धारा है, कुंडली में बहने वाली धारा का मान हमने कितना ले लिया, 1 एम्पियर ले लिया। एम्पियर यानी क्या हो जाएगी, आपकी धारा की यूनिट हो जाएगी, इकाई हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने 1 एम्पियर धारा इसमें प्रवाहित की। तो आई का मान अब हम कितना रख देंगे, 1। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, फाई बराबर 1 का इसमें गुणा करेंगे तो उसके बाद क्या बचेगा, एल ही बचेगा। फाई बराबर क्या हो जाएगा, एल। या फिर इसी को आप क्या लिख सकते हैं, एल बराबर क्या लिख सकते हैं, फाई लिख सकते हैं। बात तो एक हुई, या फाई बराबर एल लिख दें या एल बराबर फाई लिख दें। तो यहाँ पे हमारी अब बनेगी परिभाषा किसकी, कैपिटल एल की। अब हम परिभाषा बनाएंगे इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले सूत्र से हमारी परिभाषा बनेगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व का संख्यात्मक जो मान होता है वो कुंडली से संबंध उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। स्वप्रेरकत्व का मान यानी एल, कुंडली से संबंध उस चुंबकीय फ्लक्स के मान के बराबर होता है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स को हम किससे प्रेषित कहते हैं, फाई से प्रेषित कहते हैं। तो स्वप्रेरकत्व को हम एल से प्रेषित कर रहे हैं, तो किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व का संख्यात्मक मान यानी एल कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के उस मान के बराबर होता है जो कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कराने पर उत्पन्न होता है।
क्योंकि यहाँ पे आपने देखा ऊपर हम कुंडली में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, 1 एम्पियर की। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, L बराबर 5 प्राप्त हो रहा है। L यानी क्या हो गया, कुंडली से संबंधित चुंबकीय स्वापेरकत्व गुणांक हो गया, और जो फाई है वो क्या हो जाएगा, कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी परिभाषा बनेगी, किसी कुंडली का स्वापेरकत्व का जो संख्यात्मक मान होता है कुंडली के संबंध उस चुंबकीय फ्लक्स के मान के बराबर होता है जो उस कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कराने पर उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे आपकी परिभाषा किसकी बन जाएगी, कैपिटल L की परिभाषा बन जाएगी। इसको हम क्या कह सकते हैं, कैपिटल L की परिभाषा, जो यहाँ से आप इसको संख्यात्मक रूप से लिख रहे हैं। ये आपकी कैपिटल L की क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी। ये आपका 100 प्रेरण वाला क्वेश्चन होता है। यहीं पे हम एक थोड़ा सा मात्रक देख लेंगे। मात्रक बार बार यहाँ से परीक्षा में पूछा जाता है। तो 2 प्रकार की यहाँ पे हमें क्रियाएं पढ़नी है। एक तो आपका स्व प्रेरण की क्रिया और दूसरी होती है अन्योन्य प्रेरण की क्रिया, और इसी से संबंधित होते हैं हमारे व्यंजक। तो जो स्व प्रेरण की जो क्रिया होती है इसके लिए हम यहाँ पे मात्रक देख लेंगे। तो जो मात्रक होगा, इसका मात्रक होता है वैज्ञानिक के नाम पर। जो मात्रक रहेगा ये किसके नाम पर हो जाएगा, वैज्ञानिक के नाम पर। तो वैज्ञानिक हुए हैं हेनरी। हेनरी का आपने कक्षा 11 में एक नियम पढ़ा होगा, हेनरी का नियम। अभी 12 में भी हमें पढ़ना है, केमिस्ट्री वाले पोर्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर जो मात्रक होगा, चाहे आपसे मात्रक स्व प्रेरकत्व का पूछा जाए, या फिर अन्योन्य प्रेरकत्व का पूछा जाए, या प्रेरण का पूछा जाए, या फिर केवल प्रेरकत्व का पूछा जाए। कभी कभी घुमाने के लिए इसी में क्या लिख दिया जाता है, केवल प्रेरकत्व लिख दिया जाता है, और क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है प्रेरकत्व का मात्रक क्या है। तो प्रेरकत्व यानी स्वप्रेरकत्व के बारे में बात चल रही है। तो यहाँ पर इसका जो मात्रक होता है वो क्या हो जाएगा, आपका हेनरी हो जाएगा। तो मात्रक क्या हो जाएगा, इसका हेनरी हो जाएगा। अब यहीं से हमारी परिभाषा बनेगी। हेनरी के साथ साथ कुछ छोटे मात्रक भी यहाँ से निकाले जा सकते हैं। छोटे मात्रकों के रूप में यदि आप देखें तो मात्रक है हेनरी, चूँकि ये बड़ा मात्रक है, इसके छोटे मात्रकों के रूप में यदि अपन देखें तो मिली हेनरी हो जाएगा। हेनरी के लिए हमें स्मॉल एच का उपयोग करेंगे। अब इसको चूँकि हेनरी जो होता है एक ऐसा मात्रक होता है, एक बड़ा मात्रक होता है, इसके कारण इसके हमें छोटे मात्रक भी देखने के लिए मिलते हैं। एक तो आपका होता है मिली हेनरी, क्या हो जाएगा, मिली हेनरी, और एक हो जाएगा माइक्रो हेनरी। तो मिली हेनरी यानी यहाँ पे आप देखेंगे मिली हेनरी का मान और माइक्रो हेनरी का मान, 2 मान और यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो 1 मिली हेनरी बराबर 1 मिली हेनरी, ये आपका मिली हो जाएगा। इसको यदि अपन हेनरी में बदल देंगे तो मिली के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, 10⁻³ ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, क्योंकि अभी तो केवल साथ में हेनरी है। इसके अलावा भी हमें और अन्य मात्रक पढ़ने के लिए मिलेंगे, उसमें भी हम मिली का उपयोग करते हैं। तो हमें केवल दिमाग में ये बैठाना है कि जो आपका मिली होता है वो 10⁻³ के कैसा होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे आपका 1 मिली हेनरी बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻³ हेनरी हो जाएगा। तो ये आपका हेनरी में चला गया मिली वाला। इसके साथ आप देखेंगे 1 माइक्रो हेनरी। माइक्रो यानी क्या हो जाएगा आपका 10⁻⁶, और यहाँ पर भी आप क्या लिख देंगे, हेनरी लिख देंगे। तो ये आपके 2 छोटे मात्रक हो जाएंगे, क्योंकि हेनरी जो होता है वो एक बड़ा मात्रक होता है, इसका इसके 2 अन्य छोटे छोटे मात्रक भी उपयोग किए जाते हैं। एक तो आपका मिली हेनरी और एक माइक्रो हेनरी। मिली के लिए जो मान होता है वो आपका कितना हो जाएगा, 10⁻³ और माइक्रो के लिए आपका कितना हो जाएगा, 10⁻⁶ हो जाएगा। तो ये आपने यहाँ पे मात्रक देख लिए। अब यहाँ पे हम हेनरी की परिभाषा देखेंगे। किसकी परिभाषा देखेंगे, हेनरी की, यानी 1 हेनरी की परिभाषा। और अभी आपको बताया गया है यदि हम किसी चीज़ की परिभाषा निकालते हैं सूत्र से तो वहाँ पे हम मान कितना रख देते हैं, 1 रख देते हैं, चाहे वो आपका फिजिक्स में हो या फिर केमिस्ट्री में। ये दिमाग में बिठा के ही रखना है। तो अब यहाँ पे हम परिभाषा देखेंगे तो सूत्र का ही यहाँ पे आप उपयोग करेंगे। परिभाषा देखने के लिए यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर्मूला जो अभी आपने निकाला है, फाई बराबर क्या निकला अपना, Li।
अब यहाँ से भी हम क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, क्योंकि हमें L का मान निकालना है। L को हम क्या कह रहे थे, 100 पे एकत, और 100 पे एकत का मात्रा क्या था, हेनरी। तो अब हम L का ही मान निकाल लेंगे, तो I का पक्षांतर करेंगे तो L बराबर क्या हो जाएगा, 5 के अपॉन में क्या चला जाएगा, ये I चला जाएगा। तो ये अपना सूत्र हो जाएगा। अब इसी सूत्र की सहायता से हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इनके मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे फाई दिया गया है, फाई यानी आपका हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। क्या हो जाएगा, वेबर। अभी आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, वेबर होता है। और नीचे आपका क्या दिया गया है, धारा। धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। तो यहाँ पे आप देखेंगे बराबर में क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है हमारा, वेबर होता है। और अपॉन में क्या दी गई है हमारी धारा। धारा का मात्रा यदि हम यहाँ पर देखें तो क्या होता है, एम्पियर होता है। अब चूंकि हम परिभाषा निकाल रहे हैं तो दोनों के साथ हम किसको लिख देंगे, एक को लिख देंगे। तो यहाँ पर L यानी क्या दिया गया है, हेनरी। L यानी 100 पे एकत, और 100 पे एकत का मात्रा क्या होता है, हेनरी होता है। तो यहाँ पे आप बराबर में क्या लिख देंगे, हेनरी लिख देंगे। क्या हो जाएगा, बराबर में हेनरी। और यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी अब हमें परिभाषा किसकी मिलने वाली है, एक हेनरी की परिभाषा मिल जाएगी। यहाँ पे अपन ने केवल सूत्र देख लिया, यानी इस वाले फॉर्मूले में अपन ने मान रख दिए। यहाँ पे अपन ने देखा कि चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। तो इसका मान अपन ने 1 वेबर ले लिया। और नीचे हमारी क्या दिखाई दे रही है, धारा। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। धारा के मान को भी हमने कितना ले लिया, 1 एम्पियर ले लिया। और साथ में यहाँ पे हम मान देख रहे थे, दोनों का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं, हेनरी कहते हैं। तो 1 हेनरी का ये मान हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे इसकी परिभाषा बनेगी, अतः किसी कुंडली में 1 एम्पियर, कोई कुंडली है, क्योंकि कुंडली के बारे में ही हम पढ़ रहे थे। तो किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कराने पर, 100 पे एकत की परिभाषा देख रहे थे, उसमें हम क्या कर रहे थे, धारा को प्रवाहित कर रहे थे। तो जो चुंबकीय फ्लक्स था, चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था। और जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा था, तो जो आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा था या फिर प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही थी। प्रेरित विद्युत वाहक बल या फिर प्रेरित धारा उत्पन्न होने की जो घटना होती है, उस घटना को ही हम क्या कह रहे थे, 100 पे एकत कह रहे थे। अब यहाँ पे हमारी परिभाषा बनेगी, किसी कुंडली में 1 एम्पियर की जब हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसमें उससे संबंध चुंबकीय फ्लक्स, माने उसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो उससे संबंध चुंबकीय फ्लक्स यानी कितना हो जाएगा, 1 वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का जो मान होता है, चुंबकीय फ्लक्स के मान कितना हो, 1 वेबर हो। कितना हो, 1 वेबर। यदि 1 वेबर हो तो उस कुंडली का जो 100 पे एकत होगा, तो 100 पे एकत कितना हो जाएगा, 1 हेनरी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हेनरी। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। और साथ में अपन ने यहाँ पर देखा इसका 100 पे एकत का मात्रक देखा। मात्रक के साथ साथ आपने यहाँ पर देखा कि इसका हमने किस प्रकार से 1 हेनरी की परिभाषा निकाल ली। अब चूंकि आपको मात्रक याद करके रखना है, 100 पे एकत भी आपसे पूछा जा सकता है या फिर केवल पे एकत भी पूछा जा सकता है। कई बार परीक्षा में 100 पे एकत ना पूछ करके केवल पे एकत पूछ लिया जाता है। तो वहाँ पे आपको उसका जो मात्रक होता है वो मात्रक क्या लिखना है, हेनरी ही लिखना है। चाहे आपसे पेरकत्व का पूछा जाए या फिर 100 पेरकत्व का पूछा जाए, मात्रक क्या रहेगा आपका, हेनरी रहेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे, ये तो अपनी परिभाषा हो गई 100 पेरकत्व वाली। अब हमें देखना है 100 पेरकत्व के उदाहरण, यानी जो 100 पेरकत्व की जो क्रिया होती है, कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके 100 पेरकत्व के कुछ उदाहरण देखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 पेरकत्व का उदाहरण, 100 प्रेरण के प्रभाव को दूर करने के लिए सामान्यतः प्रेरण बॉक्स का यानी प्रतिरोध बॉक्स का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। अब प्रतिरोध बॉक्स यानी रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, आपने ओम का नियम पढ़ा होगा। ओम के नियम में सामान्यतः एक बॉक्स का उपयोग किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध बॉक्स कहते हैं। क्या किया जाता, कहा जाता है, प्रतिरोध बॉक्स। तो फिलहाल मैं आपको केवल डेफिनेशन, उसका सूत्र और जो लास्ट में आपने देखी 1 हेनरी की परिभाषा और मात्रक, इतना देखना है। इसके बाद अपना जो अगला रहेगा